देखो, तो हमने पिछली क्लास में प्रिज्म फॉर्मूला ये डिराइव कर लिया था, है ना। रिलेशन बिटवीन डेल और प्रिज्म एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फाइंड कर लिया था। तो बताओ जरा, हमने रिलेशन फाइंड करा था किस किस के बीच में? एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल। क्या था वो रिलेशन, याद है? तो वो था हमारे पास डेल डेल इज इक्वल टू में म्यू माइनस का 1 में एंगल ए, ठीक है। जिसमें डेल को क्या बोलते हैं हम? इसमें डेल हमारा क्या था? डेल था एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। म्यू क्या है इसमें? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ए क्या है इसमें? प्रिज्म एंगल। तो ये रिलेशन है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिज्म फॉर्मूला भी डिराइव करा था, ठीक है। प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूला था हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? म्यू इज इक्वल टू में साइन डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2 और अपॉन में साइन एंगल ए अपॉन में 2, जिसमें डेल एम को क्या बोलते हैं? डेल एम को हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ए क्या था? प्रिज्म एंगल। म्यू क्या है इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2 और नीचे अपॉन में साइन डेल एंगल ए अपॉन में 2। तो ये हमारा प्रिज्म फॉर्मूला था, ओके। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से हमें क्या पढ़ना है? जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है ना। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तुम्हारे पास, और डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम डेरिवेशन इसकी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा हमारे पास ग्राफ है जो हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन करा था उसके ऊपर, तो वो देख लो एक बार। ये वाला ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल आई था, है ना, उसमें उसके बीच का यहाँ पर एक ग्राफ, जैसे कि हमने ना पढ़ा था कि अगर हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? म्यू का। म्यू इज इक्वल टू में साइन डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2, फिर अपॉन में साइन एंगल ए अपॉन में 2। तो वो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन कब आ रही थी? तो याद होगा, जो हमारा डेल एम होता है, डेल एम मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो कब था हमारे पास? कौन सी कंडीशन पे था? तो कंडीशन याद रखना, कंडीशन था जब आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई टू हो जाता है, ठीक है। एंड आर वन इज इक्वल टू आर टू, जब आई वन आई टू के इक्वल हो जाएगा, यानी जो हमारे पास दोनों साइड से हम दो सरफेस ले रहे थे ना प्रिज्म में, याद होगा, ऐसे इस तरह से हमने क्या करा था? रे ऑफ लाइट को पास करा था, और वो अंदर ऐसे गया, फिर अंदर जाकर के इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पर इसके हमने नॉर्मल बनाया था, ये हमारे पास एंगल, और इसके नॉर्मल यहाँ बनाया था ये वाला एक एंगल। तो ये वाला हमारा एंगल आई वन था, और इधर का क्या था हमारे पास? आई टू। तो अगर ये आई वन आई टू इक्वल हो जाते हैं तो उस केस पर हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। तो यहाँ पर ये वही वाली कंडीशन है कि हमारे पास इस वाले पॉइंट पर जो हमारा आई वन है और वो आई टू, वो किसी आई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और उस केस में हमारा डेल की वैल्यू क्या होती है? ये जो डेल है हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पर, वो मिनिमम मिलता है हमें। मिनिमम मतलब डेल की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जिसको हम डेल एम से शो कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मान लो आई की वैल्यू हम बढ़ाएंगे इधर या इधर, तो फिर अगर के यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब डेल हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये इस शेप का ग्राफ हमें कुछ मिलता है ऐसा, ठीक है, जो कि बताता है कि ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसको हम डेल एम से शो करते हैं। और इधर अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे या इधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर बढ़ने का क्या मतलब है? कि आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, आई वन या आई टू में से किसी की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो डेल की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, यानी डेविएशन बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? डेविएशन बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर डेल मिनिमम कब होगा? जब हमारा आई वन आई टू के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला केस। तो ये हमारे पास शो करता है ये ऐसा पॉइंट
जहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 होता है, और I1 I2 के इक्वल अगर होता है तो वही हमें क्या मिलता है, डेल एम मिलता है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल एंड एंगल आई। तो ये हमें ऐसा कुछ इस शेप का हमें ग्राफ दिखा देता है, जो कि नीचे वाला पॉइंट क्या शो करता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को। ओके, तो ये ग्राफ ध्यान रखना। अच्छा, अब हमारे पास आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से रिलेटेड है। लाइट से रिलेटेड मतलब जैसे कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, टेलीस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को देखने का तो काम करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, लाइट की हेल्प से दिखाई देता है, और लाइट को हम ऑप्टिक्स में ही तो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों रखा गया, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जो सिंगल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो ध्यान दो, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। टाइनी मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि जो सुनार की दुकान पे अगर जाओगे तो उनके पास क्या होते हैं कि जैसे कि अंगूठी वगैरह या कुछ भी जो रहता है ना, उसके ऊपर अगर जैसे मान लो उन्होंने कोई चीज नाम लिखा है तो बहुत छोटे छोटे लिखे हुए होते हैं। उनको देखने के लिए वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बहुत छोटे छोटे अक्षर अगर लिखे हुए रहते हैं तो टीचर कई बार क्या करते हैं, उन छोटे छोटे लेटर्स को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो किसी जगह जैसे घड़ी बनाने वाले जो दुकान होती है, शॉप होती है, वहां पे भी जो घड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको भी देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करा जाता है। तो वो जो छोटे छोटे यानी टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि टाइनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के काम में आता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि हम इन सभी में जब इनकी डेरिवेशन कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, वो है मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, तो इसको ध्यान से समझो। मैग्नीफाइंग, पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर जाकर के जब हम डेरिवेशन करेंगे तो इसको तो फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, तो मैग्नीफाइंग पावर होती है एक ऐसा रेशियो जिसके अंदर ऊपर क्या लेते हैं, हम ऊपर लेते हैं एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, और नीचे क्या लेते हैं, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ध्यान दो जरा क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर m होता है एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, जिसको हम दिखाते हैं बीटा से, और नीचे क्या जाएगा, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या है, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, और नीचे क्या आएगा, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, जो मैग्निफाइंग पावर होता है या मैग्निफिकेशन होता है m, वो रेशियो होता है बीटा बाय अल्फा का, जिसमें बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, और अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम, इसी की डेफिनेशन इसी से ही हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई लेंस। अब ये आई लेंस क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लेंगे ना, उसमें हम दो लेंस यूज करते हैं। कौन से दो लेंस, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर टेलीस्कोप से समझाता हूँ। टेलीस्कोप की हेल्प से मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप देखा हो तुमने, जैसे ये एक छोटा सा लेंस है और ये हमारे पास एक बड़ा सा लेंस है। ठीक है, जैसे टेलीस्कोप मतलब टेलीस्कोप से क्या करते हैं हम दूर की ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं, है ना, जैसे स्टार्स प्लैनेट्स इन सब को देखने का काम करते हैं। तो मान लो यहाँ पर यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, और कोई बहुत दूर यहाँ पे हमारे पास जो है जैसे सन है या कोई स्टार है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सन हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है।
क्या कहलाएगा ये, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे दो लेंस होते हैं, एक हमारे आंखों के पास होता है और एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है लेंस, कौन, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, उसको ना हमने नाम दे रखा है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ ऑब्जेक्टिव है। लेंस। हाँ, और ये छोटा वाला जो आंखों की तरफ है, ये आईज की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, आई लेंस। आई लेंस। आई पीस। हाँ, आई पीस या आई लेंस ये हम बोलते हैं। तो ये हमारा जो आंखों की तरफ है वो आई लेंस या आई पीस दोनों के नाम से बोला जा सकता है। तो ये आई लेंस है हमारे पास, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टेलीस्कोप में दो हमें लेंस दिखाई देते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो दिखाई देते हैं। ठीक है, पर टेलीस्कोप में हम बड़े ऑब्जेक्ट को काफी फार डिस्टेंस पे जो रखे तो उसको देखने का काम करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, बहुत ही छोटे, वेरी स्मॉल, जो हमारे जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको देखने का काम करते हैं, है ना। तो उसमें भी दो लेंस लगते हैं, बट जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें एक ही लेंस होता है। तुमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहता है कुछ इस टाइप का, जैसे ये हमारे पास, ये ये एक हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है। हाँ, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो इसमें एक ही लेंस लगा हुआ है ना। तो ये जो लेंस होता है इसी की हेल्प से देखते हैं, और क्योंकि ये हम इसी की ही हेल्प से डायरेक्ट आंखों से तो देखते हैं, तो आंखों के पास होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो आंखों के क्लोज रहेगा लेंस उसको हम आई लेंस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी हम बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, तो रेफरेंस किसका लेते हैं, आई लेंस का ही लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस, ये चीज थोड़ा और आगे जाके समझ आएगा जब हम कंपाउंड वगैरह की बात करेंगे ना, क्यों मैं रेफरेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक लेंस में तो इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब कंपाउंड की बात आती है तब रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या टेलीस्कोप की बात आती है तब रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है, क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं। यहाँ पे तो एक ही लेंस होता है, तो एक ही लेंस का रेफरेंस लेंगे, जिसको हम आई लेंस बोल रहे हैं। बट जहाँ पे दो लेंसेज आते हैं वहां पे हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि कौन सा लेंस ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं या इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट एट द आई लेंस। ठीक है, तो ये है m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब मैग्नीफाइंग पावर हम सभी में निकाल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करके ही देखना होता है, तो इसीलिए उसमें मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने लिखवाई है, यही डेफिनेशन सभी में आएगी। ठीक है, तो एक जगह कहीं भी याद कर लो, और वही डेफिनेशन सब में हमें लिखना है। ओके, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने लिया है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख सकते हो, ये हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारे पास क्या है, वो एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो हम सिंपल लेंस लेते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने क्या लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। अब जितने भी हमारे पास लेंसेज मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, या ये कह लो जो लेंस होते हैं, वो हम क्या करते हैं, बहुत ही ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं। ऐसा क्यों, तो जैसे कि मान लो कोई भी सुनार वगैरह जो रहता है, मान लो छोटे से एक पार्ट को देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इसके क्लोज, इसके बहुत ही क्लोज लेके आ जाएगा इस लेंस को, है ना। और उसको इस लेंस को रखने के बाद उससे वो देखेगा, है ना, कि वो कैसे, तो उसकी इमेज उसको बड़ी सी दिखाई होगा, बड़ी सी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारा लेंस होता है ये ऑब्जेक्ट के काफी क्लोज होता है, पास होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा पास रखते हैं, किसके, इस लेंस के पास में। ठीक है, बस एक सेकेंड होल्ड करना। अगर है पापा का, ठीक है अभी कर लो।
तो देखो ध्यान से। हाँ तो वहाँ पे थे हम। आवाज आ रही है सभी को? हाँ देखो, तो ये कौन सा लेंस लिया है हमने? ये हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस, इसके पास में ही हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या कैसे रखा है ये मैंने तुम्हें पहले अलग से बना के दिखाता हूँ, ताकि इसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहीं पे बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, इसके डायग्राम वगैरह जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन होती है। बाकी सब तो इजी है, डेरिवेशन वगैरह आसानी से कर लोगे, डायग्राम की बस प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद जा करके हम लेंगे लेंस। कौन सा लेंस लेते हैं इसमें? हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। भैया, आपकी आवाज कट रही है बार बार। आवाज कट रही है? हाँ। अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ। चलो, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। और इस लेंस के काफी क्लोज हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। कितना क्लोज? तो जरा इस चीज को ध्यान से देखना, कि जो हमारा लेंस होता ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके फोकस के अंदर, यानी यहाँ पर फोकस के अंदर ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम काफी ज्यादा प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस के काफी क्लोज रखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, ए बी, ठीक है। मान लिया मैंने ये नाम दे रखा है ए, और ये बी। अब मुझे चाहिए इसकी इमेज। इसकी इमेज कैसे बनाओगे? तो इसकी इमेज बनाने के लिए हमें इससे रेज पास करनी पड़ेंगी। तो वो रेज कैसे पास करेंगे? तो ध्यान देना जरा। हम सबसे पहले यहाँ से एक पैरेलल रे पास करते हैं। अब ये पैरेलल रे जाएगा, तो मुझे बताओ, जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं, वो कहाँ से पास होती हैं? जितने भी फोकस से। फोकस से। तो यहाँ पर ये ऐसे गया, और ऐसे जाने के बाद कहाँ जाएगा? ऐसे जाने के बाद ये जाएगा फोकस से, तो ये चला जाएगा ऐसे, फोकस से पास होकर के इस तरह से ऐसे चला जाएगा। ओके, अच्छा, अब एक पास करेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से मतलब इसके बीचों बीच से। तो इसको हमने इस तरह से ऐसे पास कर दिया, तो ये चला गया ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे गया। अब क्या ये आगे जाके मिलेंगी? ये रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई, तो क्या ये कभी आपस में कट करेंगे? तो ये तो कट नहीं। करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो और दूर होते जा रहे हैं। देखो, इनके बीच का डिस्टेंस अभी कम है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये ऐसा है कि ये इस साइड में तो कहीं पे भी कट करेंगे नहीं। अब इधर कट करेंगे नहीं, तो हमें इसकी इमेज चाहिए। अब इसकी इमेज मिलेगी कैसे? तो इसकी इमेज लेने के लिए हम पीछे की तरफ इनको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ? तो यहाँ पर हम इसको ऐसे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये हमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये स्केल से बनाओगे तुम, स्केल से बनाओगे तो बहुत सही बनेगा, बढ़िया से बनेगा, ठीक है।
ये देखो, तो ये इस तरह से हमने आगे बढ़ाया, और जहां पे ये मीट करेंगे, है ना, मिलेंगे, वहीं पर ही हमारे पास बन जाएगा इसका इमेज, ये इस तरह से। तो समझ आया मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इससे हमने एक पैरेलल रे पास करी। पैरेलल रे कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जाएगा, तो ये यहाँ पे इस फोकस से होके चला गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो कहाँ से जाएगा? वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो वो सीधे सीधे चला जाएगा। अब आगे ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए हमने क्या करा, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये आगे बढ़ाने पर, और ये आगे बढ़ाने पर जाके यहाँ पे कट करते हैं। यहाँ पे कट करा तो इन्होंने क्या बनाया? इमेज। अब इस इमेज का नाम कैसे दोगे? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ए बी, ए बी, ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे? तो ये होगा हमारे पास ए डैश और ये बी डैश, ये हो जाएगा इसका नाम। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? तो याद होगा, मैग्निफिकेशन हमारा पास था m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, जिसमें बीटा क्या था? बीटा था एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, और अल्फा क्या था? एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा बीटा होता है, ये फाइनल इमेज वो बनाता है। कहाँ है फाइनल इमेज? ये रहा हमारे पास फाइनल इमेज। और अल्फा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा हमारे पास। अब जब भी हम अल्फा या बीटा बनाते हैं ना, तो रेफरेंस लाइन हम सेम लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, रेफरेंस लाइन सेम कैसे ले सकते हैं? रेफरेंस लाइन सेम लेने का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज को ना एक ही लाइन पर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो अलग अलग जगह पे। अब इनको एक ही रेफरेंस लाइन पे कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या कि हम जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही हाइट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वो कैसे? तो यहाँ पर पैरेलल, ये देखो, ये बिल्कुल इसी के पैरेलल हमने लाइन आगे बढ़ा दिया। और अब ध्यान देना, ये हमें एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिला, तो अब ये जो हमारे पास है ए बी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जस्ट ये मान लिया कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, है ना, इसका प्रोजेक्शन हमने कहाँ ले लिया है? इसी लाइन पर ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमें ना ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम रेफरेंस लाइन से लेना है ना, तभी हम अल्फा बीटा ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी, उतनी ही हाइट कहाँ पे ले ली है? इस लाइन पर ले ली है। कैसे? इस लाइन को पैरेलली आगे की तरफ बढ़ाया। अब यहाँ पर इसी रेफरेंस लाइन पे हमारा इमेज भी है, इसी रेफरेंस लाइन पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन भी है, या कह लो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लाइन पे आ गए, मतलब सेम रेफरेंस लाइन हो गया। अब सेम रेफरेंस लाइन होने के बाद अब बारी आती है अल्फा और बीटा कैसे बनाएंगे। तो अल्फा बीटा यानी जो एंगल हमारे पास, वो कैसे बनाएंगे? तो जरा इसको ध्यान से देखना कि जो हमारे पास फाइनल इमेज है वो कहाँ है? वो ये रहा, ए डैश बी डैश। जो फाइनल इमेज एंगल बनाता है उसको किस नाम से बुलाते हैं? बीटा। ये ध्यान दो जरा, बीटा क्या था? एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस पर जो हमारा एंगल बनाएगा ये वाला इमेज, वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा बीटा। तो ये यहाँ पर बीटा बनाया उसने। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसी लाइन पे हमने रेफरेंस ले रखा है, तो ये कितना एंगल बनाएगा इसके साथ? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस तरह से लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो हमें एंगल मिला है, ये जरा ध्यान देना, ये इतना छोटा सा एंगल, ये पूरा बड़ा सा एंगल कितना था? बीटा। लेकिन ये वाला जो छोटा एंगल है जो हमने इस पे लिया, ये कह लो, ये वाला जो छोटा सा एंगल है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? अल्फा। तो ध्यान दो जरा, अल्फा और बीटा बनाते टाइम पर हमें रेफरेंस लाइन का ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही रेफरेंस लाइन से हमें अल्फा बीटा लेना पड़ता है। एक ही रेफरेंस लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लाइन पर रखे हुए हों, और वहीं से हम अल्फा और बीटा उठाएंगे। तो यहाँ पे कोई किसी को डाउट तो नहीं कि कैसे हमने अल्फा बीटा लिया? यहाँ ध्यान दो, ये अल्फा क्या है? जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है एंगल। बीटा क्या है? जो हमारा फाइनल इमेज बना रहा है एंगल। कहाँ पर? ये इस लेंस के साथ। और इस लेंस को क्या बोल रहे हैं हम? आई लेंस, क्योंकि हम इसी लेंस से देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? तो यहाँ पे हम आंख बना देते हैं, जो जो यहाँ पर देख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा लिया। तो इस डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? समझ आ गई कैसे हमने बनाया हाँ भैया। सभी को? आर्यन, प्रीति, मानसी, डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? यस सर।
हाँ तो ये हाँ भैया। स्केल से बना के ना जरूर देखना, क्योंकि देखो ये स्केल से बनाओगे तो काफी नीट एंड क्लीन बनेगा। और तुम्हें स्केल से ही और पेंसिल से ही बनाना है फाइनल एग्जाम में भी, ये ध्यान रखना, पेन से मत बनाना, क्योंकि पेन से क्या होता है कई बार मिस्टेक अगर हो गया तो फिर तुम उसे मिटा के नहीं कर सकते, पेंसिल से उसे तुम मिटा के कर सकते हो। तो पेंसिल से ही बनाना, डायग्राम वगैरह पेंसिल से ही बनाने चाहिए। ओके, तो फाइनल में भी तुम पेंसिल जरूर लेके जाना और स्केल जरूर लेके जाना, उससे बनाओगे एकदम नीट एंड क्लीन, इस तरह से तुम्हें बनाना है, क्योंकि पहला इंप्रेशन इसी को देख के पड़ेगा, डायग्राम कैसे बना रखा बच्चे ने, फिर डेरिवेशन वो चेक करते हैं। तो इसीलिए अच्छा खासा स्पेस लेकर के बड़ा सा यहाँ पे तुम्हें बनाना है डायग्राम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये सब तो आते ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, वही 5 नंबर में। तो ये था, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया ये। ठीक है, तो ध्यान दो, ये हमारा क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लिया इसने बनाया है कितना एंगल, ये रहा अल्फा, और जो हमारा फाइनल इमेज है उसने बनाया यहाँ पे बीटा। अब इतना डायग्राम अगर तुम समझ गए तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन होता है क्या है, मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा की हमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान देना, बीटा, ये बीटा जो है ये वाला एंगल है, यानी यहाँ पर ये वाला एंगल दिख रहा है। अब ये वाला जो एंगल है किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो ध्यान दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ये P इसका पार्ट है, ये हमारा P पॉइंट है ना, इसको हमने Q नाम दे रखा है। तो ए डैश बी डैश और ये P, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में हमारा क्या आ रहा है, ये बीटा आ रहा है। अब बीटा जो है इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, तो हमने पढ़ा है टेन थीटा, जिसमें थीटा का काम कौन करेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल यानी कि बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए डैश बी डैश, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में बेस, बेस कितना है बी डैश पी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी डैश पी। ओके, तो ये हमने लिखा ए डैश बी डैश और यहाँ पे बी डैश पी। ओके, अच्छा अब टेन बीटा को तुम ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज अगर ध्यान दोगे तो हम ना टेन बीटा को इस छोटे से ट्राइंगल से भी ले सकते हैं। जरा ध्यान देना, यहाँ पर टेन बीटा इज इक्वल टू, ये छोटा सा ट्राइंगल भी तो लिया जा सकता है, कैसे पता, ये बीटा बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है समझ आ रहा है हमें, इस वाले में भी आ रहा है, ये छोटे में वाले में भी आ रहा है, तो छोटे वाले से भी तो हम ले सकते हैं। और क्यों ले रहे हैं ये भी मैं रीजन बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्योंकि ये बीटा जो है इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी तुम्हें दिख रहा होगा, तो यहाँ से बता सकते हो क्या आएगा टेन बीटा, तो ये आ जाएगा हम पे ए बी अपॉन में बी पी, क्या लिखेंगे ए बी अपॉन में बीपी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर अल्फा की बात करते हैं, अल्फा कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है तुम्हें, अल्फा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है, ये मुझे बता दो। तो क्यू बी डैश और पी, कौन से वाले में, बी डैश, क्यू हाँ क्यू बी डैश और पी। बिल्कुल, क्यू बी डैश और पी, ये वाला ट्राइंगल, एक ही ये ट्राइंगल जिसमें अल्फा आ रहा है, तो हम यही वाला ट्राइंगल उठाएंगे। ठीक है, तो ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, क्यू बी डैश पी, इसमें क्या लिखोगे टेन अल्फा, क्या लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है क्या है इसमें क्यू बी डैश, क्यू बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बी डैश पी अपॉन में बी डैश पी, ये आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब ध्यान दोगे ये जो हमारा क्यू बी डैश है ना, ये वाली हाइट, ये एग्जैक्टली ना इसके इक्वल है, किसके, ए बी के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका मतलब जहां भी क्यू बी डैश लिखा वहां पे हम क्या रख सकते हैं ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, जहां पर क्यू बी डैश है मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ। तो मैं इस यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, क्यू बी डैश की जगह ए बी, क्या आ जाएगा ए बी अपॉन में बी डैश पी, ये बन जाएगा। अब ध्यान दो कि हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डैश पी, इधर क्या मिले थे हमें, इधर हमें मिला टेन बीटा इज इक्वल टू दिस एंड टेन बीटा इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों में से हमें कोई एक टर्म लेना है,
तो मैं कौन सा 10 लूंगा, ये वाला कि ये वाला? तो मैं वही वाला 10 उठाऊंगा जिससे मेरे टर्म्स कैंसिल हो सके, कट सके, है ना? तो तो कैंसिल पहला कैसे? वाला ले लेंगे। पहले वाला कर लेंगे तो हमारा बी डैश पी, हमारा डिस्टेंस ही हट जाएगा। हमें डिस्टेंस तो चाहिए, है ना? अब डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं ना ये दूसरा वाला लेने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ए बी, अगर यहाँ पे ए बी हटेगा तो डिस्टेंस तो हमारे पास रहेंगे ना। डिस्टेंस मतलब यू और वी हमें चाहिए, हमें यूवी के टर्म में ही तो लाना होता है। मैक्सिमम टाइम जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं वो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस के टर्म में लाना होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जानबूझ करके मैं ये वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा, ठीक है? यानी ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट और ये वाला एक्सप्रेशन सेकंड, यानी यहाँ पर हम इन दोनों को यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड है, इनको यूज करा जाएगा। हम इसको अगर यूज करते हैं ना तो यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश और जो ए बी है वो मिलते हैं हमें, जो कि हमारे पास इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अभी हमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की जरूरत नहीं है, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है कहीं ना कहीं यू और वी के टर्म में, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ, इनके टर्म में। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने इसको और इस वाले एक्सप्रेशन को लिया। तो ये ध्यान रखना जरा, हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बी डैश कट जाता तो डिस्टेंस ही हट जाता और वो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के टर्म में आता, जो कि हमारा पुराना वाला फॉर्मूला ही है। याद होगा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो वही पुराना वाला फॉर्मूला होता। तो यहाँ पे हमें ना डिस्टेंस के टर्म में लाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन उठाना है एक तो, और एक उठाना है ये वाला एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें भी हमें अल्फा और बीटा चाहिए, 10 तो नहीं चाहिए। तो याद करो हमने पढ़ा था जब भी लेंस या मिरर की बात होती है तो वहां पे एंगल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सो एज एंगल्स आर स्मॉल, एज एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो यहाँ पर जो टेन बीटा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर ध्यान दोगे, जो टेन बीटा है उसको क्या लिख सकते हैं हम, बीटा। बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या है यहाँ पे हमारे पास, बीपी। ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बीपी। और जो हमारा टेन अल्फा है, टेन अल्फा को क्या ले सकते हो, टेन अल्फा को ले सकते हैं हम अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डैश पी। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो मैग्निफिकेशन चाहिए। कौन सा मैग्निफिकेशन, ये वाला मैग्निफिकेशन। भैया एक बार ये स्मॉल वाले का रीजन बताना, ये एंगल स्मॉल हो। जब भी एंगल स्मॉल होते हैं तो हम जैसे टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं। वो कैसे, याद होगा, जब भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेन थीटा मुझे बताओ, तो टेन होता क्या, टेन साइन बटे कॉस ही तो होता है, साइन बाय कॉस। तो साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 1, थीटा अपॉन 1 क्या आ गया, थीटा ही आएगा। तो टेन के टर्म में भी ये याद रख लो कि जब भी एंगल स्मॉल रहेगा तो टेन थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एंगल स्मॉल है तो टेन बीटा को क्या ले सकते हो, टेन बीटा को ले सकते हो बीटा, ठीक है? तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन में बीपी के। इसी तरह से टेन अल्फा को क्या ले सकते हो, टेन अल्फा को अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डैश पी। तो यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। और अब क्या करेंगे, अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बीटा अपॉन में अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हम पे ए बी अपॉन में बीपी, और अल्फा की वैल्यू कितनी है हम पे, ए बी अपॉन में बी डैश पी। अब ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, तो ये बी डैश पी पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये आ गया हम पे बी डैश पी अपॉन में बी पी, ये आ गया। अब मुझे बताओ बी डैश पी है क्या, बी डैश पी कितना डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, बी डैश पी दिख रहा है, ये वाला हमारा बी डैश है, और पी ये कौन सा डिस्टेंस है, वी। वी, है ना? लेकिन प्लस का वी कि माइनस का वी, माइनस का। माइनस है क्योंकि वो लेफ्ट में है। तो बी डैश पी क्या आ जाएगा, माइनस का वी। और बीपी बताओ क्या है, बीपी, बी से लेकर के पी यू। तक यू, प्लस का या माइनस का, माइनस का। माइनस का यू। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन हमारे पास आया है वी बाय यू। वी बाई यू। अब यहाँ पर भी इसको हम बदलेंगे फोकल लेंथ के टर्म में। ऐसा क्यों, वी बाई यू के टर्म में क्यों नहीं, क्योंकि जनरली
जो हमारे लेंस वगैरह होते हैं उसमें एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या, फोकस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस तो वेरी करते हैं, और हम हमेशा मिनिमम से मिनिमम टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम v और u इस पूरे को फोकल लेंथ के टर्म में बदल सकते हैं? तो बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, याद है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला हमारे पास था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, v/u की वैल्यू चाहिए। v/u कैसे आएगा? तो दोनों तरफ ना v से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है। अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा v/f। इधर क्या बन जाएगा, v/v माइनस में v/u, ये बनेगा। v से v हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे, 1। मुझे v/u तो चाहिए, इसको उठाओ इधर ले आओ और इसको उठाओ इधर ले जाओ, तो ये क्या मिलेगा हमें, v/u, ये वाला टर्म जो लिया मैंने इधर ले आया, v/u इज इक्वल टू इधर क्या है 1, ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस v/f। तो ध्यान दो, जहाँ पे v/u लिखा हुआ है वहां पे हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस का v/f। तो यहाँ पर इसी के जगह पर ये वाली वैल्यू को लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा हम पे, m इज इक्वल टू 1 माइनस का v/f। तो ध्यान देना, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है किसके टर्म में, सिंपल माइक्रोस्कोप के टर्म में। क्या है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 1 माइनस का v/f, वेयर v इज व्हाट, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। अगर हमें इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो हम आसानी से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ओके अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? लास्ट वाला स्टेप एक बार वापस बताना भैया। दोबारा बताऊं, देखो ये वाला चीज यहाँ तक क्लियर है, m इज इक्वल टू v/u हमने बनाया। हाँ, वो तक वहां तक निकल गया, v/u हाँ, तक निकल गया। एक बार वो लेंथ फॉर्मूला से वापस बता। यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करा तो ये v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u बना। v से v कटा तो 1 आ गया, 1 माइनस में v/u आ गया। अब v/u को उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो v/u की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस v/f। तो जहां भी v/u लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 माइनस का v/f। तो बस इसी की जगह पर ये वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस v/f, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है। समझ आई ये चीज, हाँ भैया। है ना। अब ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है ना। तो इसमें अब थोड़ा सा और समझ लो कि जनरली जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, उसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है, यानी नॉर्मली जो ह्यूमन आई है वो कितने डिस्टेंस पर देख सकता है, 25 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हमने कैपिटल डी मान लिया है, यानी जो हमारा इमेज बनेगा नॉर्मली जो ह्यूमन आई के लिए, वो हम मान लेते हैं वो क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल डी से शो करूंगा। तो वो क्या होता है, माइनस 25 सेंटीमीटर होता है, वो भी माइनस का। माइनस क्यों लिया मैंने यहाँ पे, माइनस लिया है हमने इसलिए क्योंकि इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप केस में हमेशा लेफ्ट में ही तो बनेगा, जैसे अभी बनाया था हमने। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, अगर डी हम मान लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, तो इस डी की वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट कर दो, डी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, समझना। तो जो हमारा डी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होगा, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं डी, और ये डी क्या है, वही 25 सेंटीमीटर। और लेफ्ट में बनने की वजह से इसके आगे हम लगा लेते हैं माइनस। तो बस एक छोटा सा काम यही कर लो कि v की जगह माइनस का d रख दो। अगर इस v की जगह माइनस का d रखें तो क्या बनेगा, 1, ये v की जगह माइनस डी रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस का d बाय एफ। तो ये मैंने क्यों बताया फॉर्मूला, क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट वो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल वगैरह में पूछ लेते हैं कि फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप इफ फोकल लेंथ इज दिस देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता रहना चाहिए कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसमें d की वैल्यू कितने लेंगे, 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो d की जगह जस्ट क्या पुट कर दोगे 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ तुम्हें पता रहेगी तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला यही वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने कब बनाया, जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन लेते हैं d माइनस 25 सेंटीमीटर तब, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है हमें पता है, वो हमें क्या दे देगा, वो हमें बोल देगा कि फोकल लेंथ तुम्हारा मान लो 50 सेंटीमीटर का है,
ठीक है, तो मुझे मैग्नीफाइंग पावर बताओ क्या होगी वो सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो ध्यान रखना, अगर f हमारा 50 है तो d हमें क्या लेना है बाय डिफॉल्ट 25। -25 अब नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने d की वैल्यू माइनस पहले ही पुट कर रखी थी ना फॉर्मूले में। तो ये ध्यान रखना, d की जगह 25 रख दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो देखो, अगर हमारा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दिया उसने, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस डी की जगह क्या रख देंगे 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए f कितना है 50 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये आ गया 1/2। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 + 1 3, तो क्या आ जाएगा ये 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। तो मैग्नीफाइंग पावर हमें मिल गया, वो कितना आ गया इसका 1.5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये हमारा मेन फॉर्मूला नहीं है, भैया। और ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है जो हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन लेते हैं। डी क्या है इसमें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो यहाँ पर वही हमने डेरिवेशन करा हुआ है। समझ आया किसी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये रहा, मैग्नीफाइंग पावर निकाला, एम हमारा आ गया v/u। हमने लेंस फॉर्मूला यूज करा, लेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद v/u की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद उसमें हमने पुट कर दिया, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। और जनरल फॉर्मूला के बाद हम केस बना लेते हैं कि v हमारा क्या है -d, -d को क्या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, m इज इक्वल टू 1 + में d/f, where d is what, d is least distance of vision, that is 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना वैल्यू। ठीक है, f इज दी फोकल लेंथ। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देता हूँ एक, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, ओरली बोल देता हूँ मैं। हो गया, बोलो क्या? लिखो, फाइंड दी मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड दी मैग्नीफाइंग पावर for a simple microscope, for a simple microscope of focal length, of focal length 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, करो जरा, बताओ क्या आ रहा है आंसर।